नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 24 जून को करेंगी नामांकन। नीतीश कुमार ने जताई खुशी। मुर्मू को बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस का भी मिला समर्थन। मोदी काल में एक और बड़ा बैंक घोटाला। मुंबई में कपिल और धीरज वाधवान के ठिकानों पर सीबीआई का छापा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने दर्ज कराई एफआईआर। 17 बैंकों के 34,615 करोड़ रुपए डूबने की आशंका। कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर मध्य प्रदेश नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का पलटवार। कहा, आपके बेरोजगार एमएलए को अपनी कंपनी में रख लूंगा चौकीदार। आज फिर फिसला शेयर बाजार। 710 अंकों की गिरावट के साथ सेंसेक्स 51,823 पर बंद। निफ्टी 226 पॉइंट गिरकर 15,413 पर बंद। तो ये थी सुर्खियां। आइए अब आगे बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। ये खबर महाराष्ट्र के सियासी संकट से जुड़ी है। महाराष्ट्र में सियासी तूफान इस वक्त अपने शबाब पर है। अभी कहना मुश्किल है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। आज भी पूरा दिन महाराष्ट्र में बैठकों का दौर जारी रहा। वहीं शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे सूरत से सीधे गुवाहाटी पहुंच गए, जहां शिंदे 5 स्टार होटल में बैठकर अपनी सियासी गोटियां फिट करने में बिजी रहे। तो महाराष्ट्र में सीएम उद्धव की टेंशन बढ़ाते रहे। इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। उद्धव ठाकरे तो मुश्किल में दिख ही रहे हैं, साथ ही राहुल गांधी की भी मुश्किलें बढ़ाने की तैयारियां चल रही हैं। उनसे ईडी लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन राहुल ने साफ कर दिया है कि झुकेंगे नहीं। वहीं अब ईडी ने सोनिया गांधी से भी पूछताछ की तैयारी कर ली है, लेकिन पूछताछ से पहले सोनिया गांधी की एक चिट्ठी सामने आ गई है। इस पर भी हम करेंगे बात होगी हरियाणा निकाय चुनाव में बीजेपी को मिली मात की। इसके अलावा और भी कई दूसरी बड़ी खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। चलिए आइए बढ़ते हैं अपनी आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। तो दोस्तों, कल से ही महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल मची हुई है। इसके साथ ही यूपी में भी हलचल मच गई, क्योंकि यहां योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर राजनीति उनके लिए मुसीबत बन गई है। दरअसल नुपुर शर्मा के बयान के बाद से देश भर में उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। यूपी के कई जिलों में प्रदर्शन हुआ था और इन प्रदर्शनकारियों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। लेकिन मामला जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, अदालत ने योगी सरकार से जवाब तलब कर लिया। नुपुर शर्मा के विवादित बयान ने देश ही नहीं दुनिया में बवाल मचा दिया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि योगी सरकार ने नुपुर के विवादित बयान का विरोध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की, जबकि नुपुर आज भी सेफ है। वहीं योगी सरकार की इस बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ अब मुख्य आरोपी जावेद की पत्नी परवीन फातिमा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और इस पूरी कार्रवाई को अवैध घोषित करने की गुजारिश की है। फातिमा ने अपनी याचिका में मकान पर गैरकानूनी ढंग से बुलडोजर चलवाने वाले अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है और साथ ही नया मकान बनाने के लिए मुआवजा दिए जाने और साथ साथ दोबारा मकान बनने तक रहने के लिए सरकारी आवास मुहैया कराने की मांग की है। फातिमा ने हाई कोर्ट से इसे अर्जेंट मैटर मानते हुए गर्मी की छुट्टियों में ही सुनवाई करने की भी अपील की है। इसके साथ ही फातिमा ने अपनी याचिका में कहा है कि जिस मकान को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया वो उनके शौहर के नाम पर नहीं बल्कि खुद के नाम पर था, जो कि उनके पिता ने गिफ्ट के तौर पर दिया था। उन्होंने बताया कि नगर निगम और राजस्व दस्तावेजों में इस मकान के कागजात में याची यानी फातिमा का ही नाम दर्ज है। वहीं दूसरी तरफ आज योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल किया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि राज्य में चल रही बुलडोजर कार्रवाई का दंगों से संबंध नहीं है। राज्य सरकार ने जमीयत उलेमाए हिंद पर मामले को गलत रंग देने का आरोप लगाया है। सरकार की तरफ से कोर्ट में दाखिल जवाब में कहा गया है कि जिन संपत्तियों पर कार्रवाई हुई उन्हें तोड़ने का आदेश कई महीनों पहले जारी हो चुका था। लोगों को अपना निर्माण खुद हटाने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। यानी अब ये मामला कोर्ट में है और सरकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह घिरी हुई है। वहीं सरकार के दावों में कितनी सच्चाई है इसकी जाँच तो कोर्ट करेगा। फिलहाल इस मामले में योगी सरकार बुरी फंस चुकी है। योगी सरकार सफाई दे रही है कि प्रदर्शनकारियों पर उसकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन सच्चाई सभी के सामने है। योगी सरकार कोर्ट में मुश्किल में दिख रही है तो मुश्किलें महाराष्ट्र सरकार के सामने भी दिख रही हैं। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार इस वक्त बैकफुट पर है, लेकिन सरकार बचाने की उम्मीदें अभी जिंदा हैं। शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने महाविकास आघाड़ी सरकार का पूरा खेल बिगाड़ दिया है। आज भी महाराष्ट्र में पूरे दिन बैठकों का दौर जारी रहा। इस बीच एकनाथ शिंदे सूरत से निकलकर गुवाहाटी पहुंच गए।
5 स्टार होटल में बैठकर शिंदे अपने साथी विधायकों के साथ सियासी चालें चलते रहे। खबर तो ये भी थी कि एकनाथ शिंदे के समर्थन से बीजेपी ने महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। महाराष्ट्र में सत्ता बदलाव के लिए पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चाल पर चाल चल रहे हैं और अपनी चाल के लिए उन्होंने मोहरा बनाया है एकनाथ शिंदे को। लेकिन बीजेपी इतनी आसानी से अपने मंसूबों में कामयाब हो जाए, ये कहना जरा जल्दबाजी होगा, क्योंकि इस बीच राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के कोविड पॉजिटिव होने की खबर है और वो इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं एकनाथ शिंदे ने अपने समर्थन वाले विधायकों की एक चिट्ठी राज्यपाल को भेज दी है। इस चिट्ठी में 34 विधायकों के दस्तखत हैं। ये चिट्ठी अब मीडिया के पास भी है। वहीं अपने बागी विधायकों को सबक सिखाने के लिए सीएम ठाकरे ने व्हिप जारी कर दिया, तो इसके जवाब में एकनाथ शिंदे ने व्हिप को ही गैर कानूनी करार दे दिया। अपने बागी विधायकों से बात करने के लिए सीएम ठाकरे ने फेसबुक को जरिया बनाया है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे आमने सामने हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ और एनसीपी चीफ शरद पवार ने भी मोर्चा संभाल रखा है। तो आज दिन भर क्या हुआ, देखते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार रहेगी या जाएगी, ये अब कुछ घंटों में ही साफ हो जाएगा। उद्धव के इस्तीफे की अटकलें भी लग रही हैं और आज उद्धव ने फेसबुक लाइव पर आकर इन अटकलों का जवाब भी दे दिया। उद्धव ने साफ कर दिया है कि शिव सैनिक चाहते हैं तो वो इस्तीफा देने को तैयार हैं। शिवसेना के विधायक मेरे सामने आकर कहें कि मुझे सीएम के रूप में उद्धव ठाकरे मंजूर नहीं है, मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। मेरा इस्तीफा तैयार है। अगर शिव सैनिकों को लगता है कि मैंने हिंदुत्ववादी विचारधारा को छोड़ दिया है तो मैं साफ कर देता हूं कि बाला साहेब की शिवसेना और आज की शिवसेना में कोई फर्क नहीं है। हिंदुत्व की विचारधारा को हमने कभी नहीं छोड़ा। अगर शिव सैनिक मेरे सामने आकर कहते हैं कि मुझे पद छोड़ देना चाहिए तो मैं शिवसेना के चीफ का पद भी छोड़ने को तैयार हूं। उद्धव ने कहा कि कोई भी नाराज है तो वो मेरे सामने आकर अपनी बात रखे। उद्धव ने कहा कि उन्होंने सीएम पद को लेकर कभी भी इच्छा व्यक्त नहीं की थी। वो हालात ऐसे बन गए थे कि उन्हें सीएम पद संभालना पड़ा। मेरे बाद अगर शिव सैनिक सीएम बनता है तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी, लेकिन मैं बीजेपी के साथ समझौता नहीं करूंगा। बीजेपी के साथ किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे। इस बीच आज दिन भर विधायकों को लेकर जोड़-तोड़ चलती रही। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि हमारे विधायकों को जबरन रोका जा रहा है। जो विधायक उद्धव ठाकरे के पास आना चाहता है उसकी पिटाई की जा रही है। इस बीच दावा किया जा रहा है कि शिंदे के साथ 34 विधायक हैं और महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के साथ 3 विधायक गुवाहाटी जाने को तैयार हैं। शिंदे 40 से ज्यादा विधायकों के अपने साथ होने का दावा कर रहे हैं। इसका असर उद्धव ठाकरे की आज सुबह कैबिनेट की बैठक में भी दिखाई दिया, जब कैबिनेट की बैठक में 8 मंत्री नहीं पहुंचे। बताया जा रहा है कि ये मंत्री शिवसेना से जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के नेता सरकार बचाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं, तो गुवाहाटी में सरकार गिराने का खेल चल रहा है। इस बीच महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी कोरोना संक्रमित हो गए। बीजेपी नेता भले ही खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हों, इसे पार्टी का अंदरूनी मामला करार दे रहे हों, लेकिन जिस तरह से शिवसेना के बागी विधायकों के साथ अब बीजेपी नेता देखे जा रहे हैं, उससे साफ है कि इस पूरे खेल में बीजेपी का ही हाथ है। दावा किया जा रहा है कि शिंदे बीजेपी के साथ मिलकर जल्द ही राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश करने की तैयारी में थे, लेकिन राज्यपाल के बीमार होने के चलते योजना को टाल दिया गया। महाराष्ट्र की सियासत में बाजीगर कौन बनेगा और किसका खेल खराब होगा, ये जल्द ही सबके सामने आ जाएगा। लेकिन खेल अभी बाकी है। खेल ईडी और कांग्रेस के बीच भी चल रहा है। राहुल गांधी से ईडी ने 5 दिन सवाल जवाब किए, आगे भी उन्हें समन भेजा जा सकता है। वहीं अग्निपथ को लेकर राहुल गांधी ने अपने इरादे अपने तेवरों से साफ कर दिए हैं, वो झुकने वाले नहीं हैं। कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी मोदी सरकार को सीधे निशाने पर लेते रहे हैं, इसलिए उन्हें परेशान किया जा रहा है। सरकार को अग्निवीर योजना को वापस लेना ही होगा। जिस तरह से कृषि कानून वापस लिए गए, वैसे ही सरकार अग्निवीर योजना को भी वापस लेगी। ये दावा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने किया है। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वे 1 रैंक 1 पेंशन की बात करते थे, अब वो 9 रैंक 9 पेंशन लेकर आए हैं। हमारी जमीन पर चीन ने कब्जा कर रखा है, उनके जवान हमारी जमीन पर हैं। ऐसे वक्त में हमें अपनी सेना को मजबूत करना चाहिए, लेकिन सरकार इसे कमजोर कर रही है। जब लड़ाई होगी तो इसके परिणाम सामने आ जाएंगे, इससे देश को नुकसान होगा। वो सेना को कमजोर कर रहे हैं और वो खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं,
मैंने कृषि कानूनों के बारे में कहा था कि मोदी जी को उन्हें वापस लेना होगा और उन्होंने ऐसा ही किया। अब कांग्रेस कह रही है कि प्रधानमंत्री को अग्निपथ योजना वापस लेनी होगी। सभी युवा इस मामले में हमारे साथ खड़े हैं। युवाओं के लिए सेना में नौकरियों का आखिरी रास्ता भी बंद हो गया है। इस दौरान राहुल ने ईडी से हुई पूछताछ का भी जिक्र करते हुए कहा कि वो अकेले नहीं हैं, बल्कि लोकतंत्र के लिए लड़ने वाले सभी लोग उनके साथ हैं। राहुल ने साफ कर दिया है कि वो मोदी सरकार के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखेंगे। इसके साथ ही अब सोनिया गांधी की ईडी के सामने होने वाली पेशी के दौरान विरोध की तैयारी में भी जुट गई है। राहुल गांधी इस वक्त मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। शायद यही वजह है कि उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। अब देखना होगा कि कब तक पीएम मोदी का सामना कर पाते हैं राहुल गांधी। वहीं अब सोनिया गांधी को भी ईडी का सामना करना है, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस ने भी बड़ी तैयारी की है। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन ने बीजेपी की नाक में दम कर रखा है। वहीं सोनिया ने ईडी से और वक्त मांगा है। देखते हैं ये रिपोर्ट। नेशनल हेराल्ड मामले में अब ईडी सोनिया गांधी से पूछताछ करने की तैयारी में है। प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को समन भेजकर 23 जून को ईडी दफ्तर में बुलाया है, लेकिन सोनिया गांधी ने सेहत का हवाला देते हुए ईडी से पूछताछ को कुछ हफ्तों के लिए टालने के लिए कहा है। सोनिया गांधी ने ईडी को खत लिखकर कहा कि मेरी पेशी की तारीख को अगले कुछ हफ्तों के लिए बढ़ा दिया जाए, जब तक मैं पूरी तरह स्वस्थ ना हो जाऊं। दरअसल सोनिया गांधी को पिछले दिनों कोरोना हो गया था, जिसके कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था। इसे लेकर नेता जयराम रमेश ने भी ट्वीट किया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को कोरोना और फेफड़ों के संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती होने के बाद डॉक्टरों ने घर पर आराम करने की सख्त सलाह दी है। सोनिया गांधी ने आज ईडी को पत्र लिखकर उनके पूरी तरह से ठीक होने तक अगले कुछ हफ्तों के लिए उनकी उपस्थिति को स्थगित करने का अनुरोध किया है। दरअसल कोरोना पॉजिटिव होने के कारण सोनिया गांधी को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से उन्हें सोमवार की शाम को डिस्चार्ज किया गया, लेकिन अभी सेहत का ध्यान रखने की सलाह दी गई है। ईडी ने सोनिया को इससे पहले 8 जून के लिए समन जारी किया था, लेकिन तब भी कोरोना पॉजिटिव होने के कारण वो पेश नहीं हो सकी थी, जिसके बाद 23 जून को नई तारीख दी गई थी। गौरतलब है कि इस मामले में ईडी राहुल गांधी से 5 दिन पूछताछ कर चुकी है। ईडी अधिकारियों ने मंगलवार को राहुल गांधी से 10 घंटे से ज्यादा वक्त तक पूछताछ की थी। पिछले हफ्ते सोमवार, मंगलवार और बुधवार को लगातार 3 दिन तक ईडी के अधिकारियों ने राहुल से 30 घंटे से ज्यादा वक्त तक पूछताछ की थी। तो सोनिया गांधी फिलहाल ईडी के सवालों का जवाब नहीं देंगी, क्योंकि उनकी तबीयत अभी तक ठीक नहीं है। इधर हरियाणा निकाय चुनावों में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। निकायों में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार तक खड़े नहीं किए थे। इसके बावजूद बीजेपी ज्यादातर सीटों पर हार गई है। चुनाव नतीजे बीजेपी के लिए चौंकाने वाले हैं और इसके बाद खट्टर सरकार के भविष्य पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। हरियाणा के 18 निकाय परिषदों और 28 निगमों के परिणाम सामने आ गए हैं। इन चुनावों में सत्ताधारी बीजेपी की साख दांव पर थी। खट्टर सरकार को इसका एहसास हो गया था। तभी पहले अलग अलग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे बीजेपी और जननायक जनता पार्टी को एक साथ चुनाव लड़ना पड़ा, लेकिन ये गठबंधन भी खट्टर की नैया पार नहीं लगा पाया है, और वो भी तब जब निकाय चुनाव में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार खड़े ही नहीं किए थे। क्योंकि जिस समय निकाय चुनावों के नामांकन की प्रक्रिया चल रही थी, उस समय हरियाणा में राज्यसभा चुनावों के लिए कांग्रेस को अपने विधायकों को सुरक्षित रखने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए कांग्रेस के उम्मीदवार ही घोषित नहीं हो पाए थे। पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं से चुनाव लड़ने को कह दिया था, लेकिन पार्टी का सिंबल नहीं दिया था। ऐसे में बीजेपी का सामना निर्दलीय उम्मीदवारों से था, और आज आए परिणामों में निर्दलीय का ही दबदबा दिखाई दे रहा है। 46 निकायों के परिणाम घोषित हो गए हैं, जिसमें से 24 पर निर्दलीय और अन्य ने कब्जा किया है, जबकि बीजेपी के हिस्से 22 निकाय आए हैं। साफ है कि हरियाणा में खट्टर सरकार की लोकप्रियता तेजी से गिर रही है। करनाल जिले के अधिकांश निकायों पर निर्दलियों ने कब्जा कर लिया है। करनाल खट्टर का गृह क्षेत्र है। वैसे झटका कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी लगा है, क्योंकि हुड्डा के गढ़ झज्जर में बीजेपी प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। इस हार के बाद बीजेपी नेता भी मान रहे हैं कि अग्निवीर योजना का ऐलान गलत समय पर हुआ, क्योंकि इस योजना के ऐलान के कुछ घंटों बाद ही हरियाणा में वोटिंग हुई थी, जिसका असर चुनाव परिणामों में दिखाई दिया। युवाओं में इस योजना को लेकर गुस्सा है, और इस गुस्से के चलते ही बीजेपी अपने कई मजबूत गढ़ में चुनाव हार गई। और बुलेटिन के आखिर में बात करते हैं चुनावी बॉन्ड में हो रही हेराफेरी की। मोदी सरकार चुनावी चंदे में पारदर्शिता के नाम पर चुनाव बॉन्ड की योजना लाई। विपक्ष ने योजना पर सवाल खड़े कर दिए। इसे बीजेपी का एजेंडा बताया था। चुनावी बॉन्ड पर विपक्ष की आशंकाएं सच साबित हुई, क्योंकि चुनावी बॉन्ड से सिर्फ एक ही पार्टी को चंदा मिल रहा है।
दूसरी पार्टियों को तो नाम का ही फायदा हो रहा है। अब इस मामले में सूचना आयोग ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। तो क्या पूछा है सूचना आयोग ने, देखिए ये रिपोर्ट। चुनावी बॉन्ड पारदर्शी है या फिर इसमें काले धन का इस्तेमाल किया जा रहा है? आरटीआई से चुनावी बॉन्ड के बारे में मांगी गई जानकारी से सूचना आयोग क्यों नहीं कर सकता इनकार? ये वो सवाल हैं जो केंद्रीय सूचना आयोग ने चुनाव आयोग से किए हैं। बता दें कि चुनावी बॉन्ड को लेकर आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी देने के मामले में केंद्रीय सूचना आयोग और चुनाव आयोग आमने सामने आ गए हैं। दरअसल केंद्रीय सूचना आयोग ने चुनाव आयोग को निर्देश देते हुए कहा कि चुनाव आयोग एक हलफनामा दे कि उसने चुनावी बॉन्ड और संशोधित वित्त अधिनियम के बारे में पूरी और सही जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता को दे दी है। बता दें कि कार्यकर्ता रिटायर्ड कमोडोर लोकेश बत्रा ने एक आरटीआई अर्जी दायर की थी। ये मामला उसी से जुड़ा है। इस अर्जी में बत्रा ने चुनाव आयोग से वित्त अधिनियम में 2017 के संशोधन के बाद चुनावी बॉन्ड की शुरुआत से संबंधित पूरा रिकॉर्ड मांगा था और बत्रा के मुताबिक उन्हें चुनाव आयोग ने मात्र एक लिंक फाइल मुहैया कराई है। जब इसका जवाब चुनाव आयोग से मांगा गया तो चुनाव आयोग ने साफ कहा कि वो सारी जानकारी बत्रा को दे चुके हैं। ऐसे में अब दोनों की ही तरफ से अलग अलग दावे पेश किए जा रहे हैं। हालांकि किसके दावों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा, जो अब केंद्रीय सूचना आयोग कर रहा है। ऐसे में अब इंतजार है कि चुनाव आयोग केंद्रीय सूचना आयोग के निर्देश का पालन करते हुए हलफनामा पेश करता है या नहीं, और अगर हलफनामा दाखिल किया जाएगा तो उसमें क्या बताया जाता है। फिलहाल इस पूरे मामले में चुनावी चंदे में पारदर्शिता के नाम पर चुनाव बॉन्ड की योजना लाने वाली मोदी सरकार घिर गई है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।